आप किसी भी देश के भी नहीं, पूरे वर्ल्ड के किसी भी आदमी को पूछिए कि शिवसेना किसकी है, वो बताएगा बाला साहब ठाकरे की है, वो बताएगा उद्धव, की एका माणसाच्या हातामध्ये सर्व सत्ता आली का पंतप्रधान पदालाही आता जेवढं महत्व आहे ते राहणार नाही. तो बालासाहब ने हमेशा कांग्रेस को विरोध नहीं किया. उनकी जो नीतियां थी कांग्रेस की, उनको उन्होंने विरोध किया. उद्धव जी ने हमेशा कहा कि आप देश के पास देखिए, मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं. झगड़ा इस बात का था कि जो आपने एक बार देखिए, उद्धव जी हो, बाला साहब जी हो, ठाकरे परिवार हो, शिवसेना का कोई भी सदस्य हो, एक बार जबान देता है तो वो मुकरता नहीं. मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, ये सारे वोट्स उद्धव जी को जा रहे हैं. हिंदुत्व कहाँ है मुझे बताओ ना. हिंदुत्व के लिए मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? शिवसेना के प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख हसन प्रधान जी हम लोग के साथ हैं. हसन प्रधान जी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बहुत करीब हैं और जो मातोश्री को पर प्रहार हुआ, शिवसेना को खत्म करने की जब कोशिश हुई, तमाम उनके साथी उनका साथ छोड़ के चले गए, लेकिन हर्षद प्रधान जी उनके साथ जमे रहे और आज तक हसन प्रधान जी उद्धव ठाकरे के कदम में कदम मिलाकर के पार्टी को कैसे मजबूत करना है और पार्टी को पुरानी स्थिति में कैसे लाना है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं. हसन जी, नवभारत और महाराष्ट्र संवाद में आपका स्वागत करते हैं. धन्यवाद. और मैं प्रश्न यही से शुरू करता हूँ, जब शिवसेना में बगावत हुई या शिवसेना तोड़ी गई, का एज मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे जी को इसका प्रभाव था या नहीं? 100% मुख्यमंत्री पद पे जो भी व्यक्ति बैठता है और आगे उसके पास उसकी खुद की एक सिस्टम होती है, आईबी होती है, पुलिस की इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है. तो उन सब के तहत उनके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ रही थी. हम लोग भी उनको ये बता रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है. खास करके जब वो बीमार थे उस वक्त हम सब लोग बहुत चिंतित थे. आपको याद होगा कि उद्धव जी के पीठ का ऑपरेशन हुआ था और उस कई दिनों तक उनको उनके हाथ हिल भी नहीं रहे थे. यानी हमने वो देखा है नज़ारा करीब से कि वो जब साइन करते थे तो वो हाथ उनका चल नहीं रहा. हम लोग सब इमोशनल हो गए थे उस वक्त. हमको डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. उन दिनों में कुछ लोग हुडी पहन के रात को किसी और को मिल रहे थे, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, किसी को डर दिखा रहे थे कि अरे इनका कुछ नहीं होने वाला है, अभी आप चलो, आपके पीछे ईडी लग जाएगी, आपको जेल में डाला जाएगा. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी. देखिए, पुलिस की एक सिस्टम होती है, जो मेन आदमी चीफ करके बैठता है उसको हर रोज ब्रीफिंग होता है. आप सीनियर हो, आपको तो मालूम होगा सब लोगों को. तो वो ब्रीफिंग में उनके जो सहकारी है वो कहाँ जाते हैं, विरोधी पक्ष के लोग कहाँ जाते हैं, इनकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आती रहती है. उसके बाद जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम उनके पास इंफॉर्मेशन देती रहती है कि क्या पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहे हैं. और तीसरी हमारी शिवसेना की खुद की एक सिस्टम है. आपको मालूम होगा शिवसेना की जो हायरार्की है, वो सबसे इंपॉर्टेंट अगर पद शिवसेना में कोई है तो वो है गट प्रमुख. जो सबसे नीचे काम करता है उसका चेहरा कोई भी नहीं होता. वो हर चीज की इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है. इमारत प्रमुख है, झुग्गी प्रमुख है, वहां मोहल्ला प्रमुख है. ये जो लोग हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पार्टी के लिए इकट्ठा करते हैं और वो अपडेट करते रहते हैं. तो ये सिस्टम हमारे पास कई साल पहले से ही है. जो बाला साहब ने ही उसको लगाया है, उसको धार जो है वो उद्धव साहब ने ज्यादा दी, क्योंकि वो उन्होंने उस आदमी को ज्यादा तवज्जो दी. उनके साथ वो कम्युनिकेशन करने लगे और वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आती रही. पुलिस से भी आती थी, हम लोगों ने भी उनको सब चीजें बताई थी. उद्धव जी का कहना उस वक्त ये था कि जो मेरे नहीं होने वाले हैं मैं उनसे बात नहीं करूंगा. हम उनको ये कह रहे थे कि ये इतने सारे लोग बगावत करने की सोच रहे हैं, इनको कई बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो बोले अगर जिसको जाना है जाने दीजिए. वो हमेशा कहते हैं कि आपके घर में अगर आम की पेटी आती है तो उसमें से एक आम अगर खराब हुआ है, सड़ा हुआ है, तो उसको अगर मैं उठा के फेंक ना दूं तो मेरे बाकी के आम भी सड़ जाते हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसको जाना है वो जाने दो,
हम नए तरीके से काम करेंगे, हम फिर रास्ते पे उतरेंगे, लोगों के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, और वही आज वो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी टूट गई और पार्टी को खड़ा करने की उद्धव जी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना। सर ये तो बहुत बचकाना आरोप है। वो हमारे उद्धव साहब कहते हैं ये अकली असली नकली जो बोलने वाले हैं वो बेअकली है, मराठी में बेअकली कहते हैं, जिनको अक्ल नहीं है। आप किसी भी देश के भी नहीं, पूरे वर्ल्ड के किसी भी आदमी को पूछिए कि शिवसेना किसकी है, वो बताएगा बाला साहब ठाकरे की है, वो बताएगा उद्धव ठाकरे की। शिवसेना लोगों के नस नस में है, और सिर्फ देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। हिंदुत्व के लिए जो काम बाला साहब ने किया वो किसी भी हिंदू नेता ने नहीं किया, ये मेरा दावा है। नहीं, सवाल तो यही उठते हैं कि जो बाला साहब की जो विचारधारा थी, जो प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा थी, राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, और कांग्रेस पार्टी का हमेशा विरोध करते रहे। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। बाला साहब ने कांग्रेस पार्टी का हमेशा विरोध नहीं किया। यही जो हिस्ट्री है वो लोगों को ज्ञात नहीं है। बाला साहब ने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया था जब पूरे देश में इंदिरा गांधी ने आणीबाणी, मराठी में जिसको कहते हैं इमरजेंसी, आपातकाल हिंदी में जिसको कहते हैं, जब उन्होंने लादा था, तब एकमेव बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने कहा कि ये शिस्त पर्व है। उन्होंने इंदिरा गांधी को तब सपोर्ट किया था। बाला साहब ने हमेशा राजीव गांधी के बारे में बहुत ही अच्छे उन्होंने संबंध रखे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। बाला साहब ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाते वक्त इंडिया आघाड़ी के साथ रहने के बावजूद प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। प्रणब मुखर्जी खुद मातोश्री में आए थे, आप भी वहां पे थे, आपको याद होगा। प्रतिभादाई पाटिल जब राष्ट्रपति बनी तो मेरे महाराष्ट्र की पहली महिला अगर राष्ट्रपति बन रही है, मराठी महिला बन रही है, तो मैं सपोर्ट करूंगा, तभी भी वो बीजेपी के साथ थे। तो बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस को विरोध नहीं किया। उनकी जो नीतियां थी कांग्रेस की, उनको उन्होंने विरोध किया। जब वो सावरकर के खिलाफ बोलते थे तब बाला साहब चिढ़ते थे, और उन्होंने इसका पुतला भी वहां पे लगा के उसको चप्पलें मारी थी। शिवाजी पार्क में वो प्रोग्राम हुआ था मणिशंकर अय्यर का, वो भी आपको ज्ञात होगा। तो बाला साहब की पॉलिसी हमेशा ये रही कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूं, और हिंदुत्व में मेरे मराठी लोगों का जो जो भला होगा, जो भूमिपुत्र है उसके ऊपर अगर अन्याय होता है तो मैं सामने आऊंगा, और वही लाइन पे तो उद्धव जी काम कर रहे हैं। सर जी, जो भाजपा और शिवसेना की जो गठबंधन थी उसकी टूटने की क्या बड़ी वजह क्या थी? क्या उद्धव जी सीएम पद चाहते थे? क्या डील हुई थी? जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी 2.5 साल की सीएम की। सर डील, ये शब्द उन्हीं को ज़्यादा जचता है। हम डील की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि आपने हमें शब्द दिया था। आपने, अमित शाह जी ने उद्धव जी के साथ बाला साहब ठाकरे जहाँ पे रहते थे उस रूम में बातचीत की थी, और उस वक्त ये तय किया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो हम एक दूसरे के साथ 50-50% में बांटेंगे। यही बात आदरणीय देवेंद्र जी जो कहते हैं कि डील, और उस रूम को बोलते खोली। अरे बाला साहब जहाँ पे रहते थे वो हमारे लिए मंदिर है, मराठी आदमी के लिए मंदिर है, हिंदू आदमी के लिए मंदिर है, उसको आप रूम बोलते हो, खोली बोलते हो। यानी आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसके बारे में ही हमें संदेह है। आदरणीय देवेंद्र जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। देवेंद्र जी खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने ही ये कहा था कि सारी जिम्मेदारियों का साथ में 50-50 तरीके से हम जिम्मेदारियां लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सारी जिम्मेदारियां ऊपर से लेके नीचे तक, अगर मेयर भी आता है तो भी 2.5 साल मेयर शिवसेना का होगा, 2.5 साल बीजेपी का होगा। अगर जिला परिषद का अध्यक्ष आता है वो भी 2.5 साल का होगा। जो भी इलेक्शन होगा जिसमें जो भी हम जीतेंगे उसकी जो जिम्मेदारियां होगी वो 50-50 होगी। इसमें सीएम पद आ ही गया ना, वो क्यों नहीं आया? झगड़ा इस बात का था कि जो आपने एक बार देखिए, उद्धव जी हो, बाला साहब जी हो, ठाकरे परिवार हो, शिवसेना का कोई भी सदस्य हो, एक बार जबान देता है तो वो मुकरता नहीं है। ये हमारी हिस्ट्री है, आप ये कभी भी चेक करिए। कोई भी आदमी अगर बोलता है कि मैं ये करूंगा, तो शिवसैनिक अगर वो है तो वो कभी मुकरेगा नहीं। ये लोग अपनी जबान से मुकर गए। हमें कोई सत्ता का लोभ नहीं था। उद्धव जी ये नहीं कह रहे थे कि मुझे सीएम बनना है, उद्धव जी ये कह रहे थे कि हम 2.5 साल हमने तय किया था, तो 2.5 साल आप रहो, 2.5 साल हम रहेंगे। तो उसमें दिक्कत क्या है? इन्होंने क्या कहा, हमारे 105 लोग आ रहे, आपको देने का सवाल ही नहीं आता।
और फिर बाद में उन्होंने इतना उसको खींचा कि वो डिस्कशन ही खत्म हो गया। वो 36 डेज हम दिन रात में दिन भर हम उद्धव जी के साथ थे। हमने उनकी वो जो मानसिकता है वो बहुत करीब से देखी है। वो यही कह रहे थे कि अगर ये अभी मुकर रहे हैं, जैसे 2019 को मेरे ख्याल से पहले 2014 को जब सत्ता आई, तब उन्होंने कहा कि हमारे पास शरद पवार जी का सपोर्ट है, आपको आना हो तो आओ। अरे जो लोग 23 साल से तुम्हारे साथ है, आपको सत्ता की चंद कुर्सियां ज्यादा क्या मिल गई, आप दोस्तों को भूल गए। आपको दोस्त नहीं चाहिए, अभी बोल रहे हैं वो है अपोजिशन वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो ये उनकी जो तरीके थे, राजनीतिक तरीके, वो हमको समझ में आने लगे धीरे धीरे। 2014 से 2019 तक हमारे हाथ में सत्ता थी क्या, आपको याद होगा, कोई भी डिसीजन में हम लोग नहीं थे। हमारे जितने भी मिनिस्टर थे वो वहां पे नामो मात्र बैठते थे, लोगों के काम कैसे करने हैं उसके बारे में वो कोशिश करते थे। जब ऐसी स्थिति थी तो फिर साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की क्या, जब 2019 में भी हम आप तो गठबंधन तो हो सकते थे। हम 14 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा। जी जी। कब तोड़ा, जब बाला साहब नहीं रहे तब उन्होंने गठबंधन तोड़ा। देखिए भाजपा की राजनीतिक जो आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष से आप शुरू करिए, जो गोवा में था, जिनके बदौलत वो गोवा में आए, लेकिन जैसे ही उनको सत्ता करीब वो आ गए, उन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष को उठा के फेंक दिया, उनसे अलायंस तोड़ा। वही काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ किया, वही काम उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। जिस महबूबा मुफ्ती का नाम लेने को वो कतरा रहे थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने सत्ता का मोह जो है वो भाजपा को ही है। हम कभी भी सत्ता के मोह में नहीं थे। आपको शायद याद होगा जब फर्स्ट टाइम 1996 में, मेरे ख्याल से शायद पांडे जी आपको याद होगा, पहली बार जब सत्ता आई थी, अटल जी पंतप्रधान बने थे, तो उन्होंने फोन किया था बाला साहब को और उन्होंने पूछा था कि बाला साहब मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, ये एनडीए अलायंस है, तो हमें एक ही सीट में आपको एज ए मिनिस्ट्री दे पाऊंगा ऐसे मुझे लगता है। तो बाला साहब ने उनको कहा अटल जी मुझे कोई भी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, आप समता ममता जयललिता को संभालिए, हम आपके साथ हैं, हमें आपकी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम एक अलग तरीके से आपके पीछे खड़े हैं, आप देश को देखो, हम महाराष्ट्र को देखेंगे। यही बार बार वो कहते थे। महाराष्ट्र की वही बात उद्धव जी ने भी आगे ली। उद्धव जी ने हमेशा कहा कि आप देश के पास देखिए, मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं है। जब भी सत्ता आई, 2014 में केंद्र में सत्ता आई, मोदी जी पंतप्रधान बन गए, हमको क्या दिया, हमको एक मिनिस्ट्री दी, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। 2019 में वही रिपीट हो गया, अवजड़ उद्योग। तो हमको मिनिस्ट्री से कोई लगाव नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर हम जो कर रहे हैं वो लोगों के भले के लिए कर रहे हैं तो वो भले के लिए करना चाहिए, जो ये लोग नहीं करने जा रहे थे। 2014 से 2019 हमने ये देखा, महाराष्ट्र की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में, हम तो उनको अपोज कर रहे थे। 2012 को जब बाला साहब गुजर गए, उसके बाद 2014 की जो इलेक्शन होगी उसमें इन्होंने एकनाथ खड़से ने ही तो फोन किया था कि हम अभी साथ में नहीं है। 23 साल की अलायंस उन्होंने तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? बोले नहीं अभी हम सोच रहे हैं कि हम अलग अलग लड़ेंगे। ऐसे कैसे होता है? अरे भाई हम एक रिश्ता निभा रहे हैं, हम कई साल से आपके साथ है, तो आपके मन में आया, आपको सत्ता बहुत अच्छी दिख रही है, अभी लग रहा है कि बहुत सारे लोग चुन के आएंगे, तो इनको जरूरत नहीं है। बीजेपी तो चलिए इस मुद्दे पे आपसे अलग हो गई, आपकी अपनी एकनाथ शिंदे जी अलग हो गए। उनका ये कहना है कि हिंदुत्व पे जो राह दिखाई थी बाला साहब ने, उससे उद्धव जी भटक गए। सर आपको शायद याद होगा कि एकनाथ शिंदे के पीए है एक सचिन जोशी, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई थी, वो 10 दिन से गायब थे। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा और 40 एमएलए को लेके वो देवेंद्र के साथ चला गया, और देवेंद्र ही इसका पूरा मास्टरमाइंड वगैरह था, ये सब लोग बोल रहे थे। इन्होंने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से लोगों को डराया, तुमको जेल में जाना पड़ेगा, तुम्हारा भुजबल होगा, इस तरह से वो डायलॉग करते थे, लोगों को डराते थे। और राजनीति इसमें ऐसी हुई कि जेल में जाने से अच्छा है सत्ता में बैठो। फिर उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा हिंदुत्व उद्धव जी को क्या लगेगा, वो उन्होंने स्वार्थी राजनीति की, वो गए, उसका जो भी उनको भुगताना है वो आगे भविष्य में करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं, अजीत पवार ने एक बार विधानसभा में स्टेटमेंट किया था
कि जो भी लोग अपने मूल पक्ष को छोड़ के अलग पक्ष में जाते हैं वो कभी बाद में चुन के नहीं आते। उन्होंने भुजबल साहब का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने कई ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, आज वो उसी राह पे है। 70,000 करोड़ का घोटाला जो नरेंद्र मोदी साहब ने भरी सभा में कहा था, आज वही अजीत पवार उसके साथ में बैठा है, सत्ता में है। क्यों बैठे हैं? क्योंकि जेल में नहीं जाना है। राष्ट्रवादी जो टूटी तब उनके लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए थे शरद पवार साहब के साथ बात करते वक्त कि सर हमको जेल में नहीं जाना है। हमारे रविंद्र वायकर जब यहाँ से निकले और वहां गए तब उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था कि मेरे को जेल में नहीं जाना है, मेरे 2 स्टेंट शरीर में है। हमने उनको कहा उद्धव जी के तो 12 स्टेंट है शरीर में, फिर भी वो लड़ रहे हैं, आप डर गए? तो बोले मुझे जेल में नहीं जाना है। तो ये राजनीति है। आपको जेल में नहीं जाना है तो आप पार्टी में जाओ, वॉशिंग मशीन हो गया है। तो बीजेपी हिंदुत्व कहाँ है मुझे बताओ ना। हिंदुत्व के लिए मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? राम मंदिर का जो मुद्दा हमने सबने मिलके उठाया था, उस राम मंदिर के स्थापना दिन पर मोदी जी ने क्या दिखाया? सिर्फ मुझे देखो और किसी को मत देखो। मोहन भागवत साहब बाजू में थे, कई सारे उस वक्त के आंदोलक जिनको देख के हम बड़े हुए। साध्वी ऋतंबरा थी वहां पे, साध्वी ऋतंबरा के भाषण सुन के तो हम लोग राजनीति में आए उस जमाने में। क्यों आए हम राजनीति? अरे नहीं, हम बच्चे बच्चे बोल रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जी को तो आमंत्रित किया था, आमंत्रित पोस्ट से भेजा था आमंत्रण। जिस उद्धव जी के पिताजी ने बाबरी ढांचा गिराने के शिवसैनिकों की जिम्मेदारी खुद ली थी, उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है अगर मेरे लोगों ने बाबरी ढांचा गिराया है, मुझे गर्व है ये अगर हिंदुत्व के लिए मेरे लोगों ने किया। उस वक्त बीजेपी वाले तो भाग गए थे, बोले हमने नहीं किया, हमारा कोई संबंध नहीं है। अडवाणी जी का इंटरव्यू है आपके सामने, उन्होंने कहा वो मैंने प्रमोद को भेजा, प्रमोद को बोला वो मराठी बोल रहे हैं आप उनसे बात करो, फिर प्रमोद भी बोला वो मेरा नहीं सुन रहे। मैंने उमा को भेजा, वो बोल रहे मेरा नहीं सुन रहे। वो सब लोग ने अपने हाथ वहां से निकाल लिए थे। एक बाला साहब भी थे जिन्होंने कहा था कि अगर वो मेरे लोग हैं तो मुझे गर्व है। उनके बेटे को आप न्योता भेजते हो जिनके वजह से राम मंदिर हुआ, उससे आपको आपके ऑफिस में से किसी कार्यक्रम के लिए बुलावा आएगा तो आपको अगर एडिटर खुद फोन करेगा तो आपको अच्छा लगता है ना कि पोस्ट से है आ जाओ वहां पे पार्टी है, कैसे लगेगा? इसके लिए पूरी जिंदगी चली गई है लोगों की। कई लोगों ने वहां पे हौतात्म्य लिया है, लोग मर गए हैं राम मंदिर के लिए। और ये इतना बड़ा कार्य पूरे देश में हुआ। अच्छा, किस वजह से हुआ? मुझे याद है इलेक्शन के पहले उद्धव जी रायगढ़ में गए थे और उन्होंने शिवाजी महाराज के समाधि की वहां की जो मिट्टी थी वो एक कलश में ली और वो कलश लेके वो अयोध्या गए और राम मंदिर के यहाँ उस कलश को रखा और प्रार्थना की कि इस साल में किसी भी हाल में राम मंदिर होना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया सडनली और तारीख 2-4 तारीखों में ये डिसीजन दे दिया कि वहां पे राम मंदिर होगा। तो इसमें बीजेपी का क्या रोल था? वो तो कोर्ट ने किया। ये लोग क्यों इतना बोल रहे कि हमने किया? हर्षलजी, ह्या सगळ्या म्हणजे जे काही झालं, शिवसेना फुटली, एकनाथ शिंदे वेगळे गेले, त्याच्यानंतर किंवा ते सरकार बनायच्या आधीपर्यंत बाळासाहेबांचा जर कार्यकाळ पाहिला तर म्हणजे आम्ही लोकही त्यावेळी कॉलेजमध्येच होतो, आम्ही पण ते बघत होतो बाळासाहेबांचं ते तुम्ही जसं म्हणाले ऋतुंबरांचं भाषण, तसे बाळासाहेबांची भाषण अगदी म्हणजे कुठेही असले तर आम्ही लोक जाऊन ऐकायचो। हे सगळं करत असताना कुठेतरी बाळासाहेब रिमोट कंट्रोल होते म्हणून त्यांचं या सगळ्या सिस्टीमवर बाहेरून कंट्रोल होतं आणि उद्धवजी या सिस्टीम मध्ये स्वतःहून गेले, म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री पदावर बसल्यामुळे त्यांच्या समोर अडचणी आल्या असं वाटतं तुम्हाला? नाही, लक्षात घ्या आणि त्यावेळेला एखाद्या शिवसैनिकाला जर खुर्चीवर बसवलं असतं, त्यांची इच्छा तीच होती, त्यांची इच्छा तीच होती। ज्या वेळेला भाजपच्या बरोबर आपलं आता काही बोलणं होऊ शकत नाही हे जेव्हा लक्षात आलं त्यावेळेला काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकांनी बैठका सुरू केल्या। मुंबईच्या ते सेंटर जे आहे नेहरू सेंटर तिकडे त्या बैठका होत होत्या। त्या बैठकांमध्ये आम्ही सगळे असायचो। त्यावेळेला उद्धवजींनी क्लिअर कट सांगितलं होतं की मला असं वाटतं की मला माझ्या शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवायचं आहे। परंतु त्यावेळेला शरद पवार साहेबांनी आक्षेप घेतला। ते असं म्हणाले की तुमच्या मंत्रिमंडळामध्ये अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील,
छगन भुजबळ, जयंत पाटील, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात हे एकापेक्षा एक दिग्गज लोक आहेत, ज्यांनी 15-15, 20-20 वर्ष मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. तिकडे तुम्ही जर एखादा तुमचा शिवसैनिक जर पाठवला तर ते त्याला काम करून देताना अडचणी निर्माण करू शकतात. हा सगळा तांत्रिक विषय असतो. त्याच्यामुळे तिकडे जर एखादा प्रमुख माणूस बसला तर त्याच्या दबावापोटी हे लोक थोडेसे शांत राहतील. जर सरकार नीट चालवायचं असेल तर कोऑर्डिनेशन नीट झालं पाहिजे, म्हणून हे पद तुम्ही स्वीकारा, हे सगळ्यांसमोर त्यांनी सांगितलं होतं आणि याला सगळे साक्षीला आहेत. आणि त्यानंतर मग आम्ही त्या ह्याच्यामध्ये बांद्र्याच्या त्या एका कार्यक्रमामध्ये जयंत पाटलांनी सांगितलं की उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना आम्ही आमच्या पक्षाचं ह्याचं आघाडीचं प्रमुख नेमलेलं आहे आणि ते मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये शरद पवारांचा रोल होता, त्यांच्या अनुभवाचा तो भाग होता. ते म्हणत होते की तुम्ही, आणि उद्धव ठाकरेंच्या मनामध्ये जी नावं होती त्याच्यामध्ये एकनाथ शिंदे हेच नाव होतं. एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री करा असं त्यांनी मनात ठरवलं पण होतं, बोलले पण होते. जी 3-4 नावं दिली होती त्याच्यामध्ये एकनाथचं नाव होतं. बरं, त्यानंतर सुद्धा उद्धवजी मुख्यमंत्री म्हणून बसल्यानंतर तुम्ही मला महाराष्ट्रातल्या राजकारणातला एक मुख्यमंत्री असा दाखवा आजपर्यंतचा ज्याने स्वतःकडे युडी ठेवलेलं नाही, ज्याने स्वतःकडे महसूल ठेवलेलं नाही, ज्याने स्वतःकडे आरोग्य विभाग ठेवला नाही, ज्याने स्वतःकडे होम मिनिस्ट्री ठेवली नाही. एक पण नाही. सगळ्यांनी हे जी खाती आहेत, नगरविकास हे खातं कधीच कुठल्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासात तरी मला आठवतंय कधीच कोणाला दिलेलं नव्हतं. उद्धव ठाकरेंनी ते खातं एकनाथ शिंदेला देऊन टाकलं. म्हणजे नगरविकास म्हणजे पूर्ण राज्याचं जे काही यंत्रणा आहे ती त्याच खात्यामध्ये आहे, महसूल म्हणजे त्याच खात्यामध्ये आहे. हे खाती त्यांनी देऊन टाकली, त्यांनी स्वतःकडे नाही ठेवली. त्यांनी स्वतःकडे कुठलं खातं ठेवलं होतं? विधी व न्याय. बाकी कुठलंच खातं त्यांच्याकडे नव्हतं. आणि ते शांतपणे त्यांनी आरोग्य खात्यात पण काम केलं, त्यांनी महसूल खात्यात पण काम केलं, त्यांनी या नगरविकासमध्ये पण काम केलं. जे चुकीचं होत होतं तिकडे ते बरोबर टोकत होते आणि सांगत होते हे नाही, असं नाही, असं पाहिजे. त्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये काही वेळेला आम्ही पण जायचो. ते अनुभवी मंत्री म्हणायचे की अरे उद्धवजी तुम्हाला तर बरंच नॉलेज आहे, आम्हाला वाटलं की तुम्ही राजकीय नेते आहात, फक्त तुम्हाला फक्त मैदान गाजवता येतं. उद्धवजी म्हणाले मैदान पण गाजवता येतं आणि सत्ता पण गाजवता येते. शेवटी तांत्रिक गोष्टी ज्या आहेत त्या जर नीट पार पडल्या तरच आपल्याला महाराष्ट्र पुढे नेता येईल. पहिल्या कॅबिनेटमध्ये त्यांनी काय केलं? कर्जमाफी करून टाकली. कर्जमुक्ती हा त्यांचा शब्द होता. हे कोणीच केलं नव्हतं. रायगडाला 20 कोटी रुपये देऊन टाकले. मी स्वतः साक्षीला आहे त्या सगळ्या गोष्टींना. म्हणजे असे निर्णय एवढ्या धडाडीने घेणे. अजित पवार आल्यानंतर त्यांना अर्थ खातं देऊन टाकलं, सांगितलं करा तुम्ही, काही अडचण नाही. त्यांना कधी विरोध केला नाही त्यांनी. अजित पवार नेहमी म्हणतात, अहो अशोक चव्हाणांनी जाहीर सभांमध्ये सांगितलं, एक मुख्यमंत्र्यांनी असं सांगणं, आणि तेही त्यावेळेला ते काँग्रेसमध्ये होते, की मी माझ्या आयुष्यामध्ये इतका उत्कृष्ट मुख्यमंत्री पाहिला नाही, हे त्यांनी जाहीर सभांमध्ये सांगितलं. आणि ते म्हणाले मी काय उगाच स्तुती करत नाही, खरंच मी आजपर्यंत पाहिला नाही. म्हणजे मी स्वतः सुद्धा मुख्यमंत्री राहिलेला माणूस असून मी हे बोलतोय. म्हणजे त्याने काँग्रेसच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची, आता शब्द वापरणं बरोबर नाही, बरोबर आहे ना, पण उत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंची गणना का? उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदाच्या 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जर ओरबाडायचंच असतं आदर्श सारखं तर ते ओरबाडू शकले असते. किती वेळ लागतो? सगळी सिस्टीम तुमच्या हातात असते. पण त्यांनी केलं नाही. त्यांनी लोकांना मदत केली, त्याने आरोग्य विभाग चांगला करून दाखवला. आज कोविड सारखं एवढं मोठं संकट त्या माणसाने हाताळलं. आम्ही सगळे त्यावेळेला सोबत होतो. अहो जेव्हा ऑक्सिजन सिलेंडर संपले अशी जेव्हा माहिती येत होती तेव्हा आम्ही हतबल होत होतो आणि आम्ही त्याच्यासाठी रात्र रात्र जागलेलो ते ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी लोकांना. केवढं मोठं काम होतं ते. सकाळी 10 वाजल्यापासून 8 वाजल्यापासून तो माणूस बसायचा आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये रोज बोलायचा. हे म्हणतात की तुम्ही घरी बसून काम केलं. अरे घरी बसून काम तर केलं ना, नुसतं फिरून काय होत आहे? यंत्रणा जी असते, शासकीय यंत्रणा, ही तुम्हाला राबवावी लागते, त्याच्यावर अंकुश ठेवावा लागतो. नुसतं पद भूषवून गावोगाव फिरलं आणि वा मी किती चांगला, मी लोकांना भेटतो, त्याने काही होत नाही. तो अंकुश निर्माण केला तरच सत्ता नीट राबवली जाते, जे उद्धव ठाकरेंनी सिद्ध करून दाखवलं. 2.5 वर्षामध्ये एकही दंगल झाली नाही. भाजप सारखे एवढे विरोधक असताना त्यांनी त्या इतक्या ठिकाणी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला पण झाला नाही. त्यांनी कोविडमध्ये देवळं बंद ठेवली आणि एवढा गोंधळ घातला, पण ते म्हणाले नथिंग डुईंग, मी देवळं उघडणार नाही. याचं कारण असं
की लगेच तो व्हायरस पसरेल आणि मला लोकांची चिंता जास्ती आहे. हे नियोजन करणं, त्या पद्धतीने लोकांसाठी विचार करणं, हेच तर महत्वाचं असतं ना. तुम्हाला पद मिळालं का मला किती कोटी, याला किती कोटी, ह्याच्यातच तुम्ही जर गेलात. आता सध्या काय चालू आहे तुम्ही बघा, मंत्रालय नाही ते रेट कॉन्ट्रॅक्टरचे अड्डे आहेत सगळे. कोणीही गेलं तरी त्यांना पहिल्या आधी विचारलं जातं किती, मग ते अमुककडे जा, एवढे टक्के द्या, मग तुमचं काम होणार. अहो तुम्हाला साधं याचं उदाहरण देतो. ठाणे ते बोरवली आता तो एक बोगदा होतोय. त्या कंपनीचं नाव आता माझ्या तोंडावर आहे मला. हा, मेगा इंजिनिअरिंग. चेक करा ते बरोबर आहे की नाही. त्यांना 1400 आणि 1700 कोटी रुपयाचे 2 कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले, बरोबर आहे. या मेगा कंपनीने 1000 कोटीचे इलेक्ट्रोल बॉन्ड घेतलेले आहेत भाजपचे. त्याच्यानंतर त्यांना हे 2 कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले. हे काय, हे काय मंत्रिमंडळ आहे का काय, दलालीचा अड्डा आहे? म्हणजे तुम्ही कशा पद्धतीने चालवताय हे? आणि हा महाराष्ट्र इतका सक्षम असताना तुम्ही त्याची पूर्ण वाताहत लावलेली आहे. आज एकही उद्योग महाराष्ट्रात ते टिकू देत नाही आहेत. सगळे उद्योग गुजरातला नेले, आपण काहीच करत नाही आहोत. आपण झाला मदर डेअरी आली म्हणजे गुजरात परत. मी तर गेल्या वर्षीपासून ते आम्ही हे करतोय की मदर डेअरी येणार आहे. झालं ना. मैं यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ गुजरात, यानी इनका जो प्लान है वो ये है, इनके मन की जो दुखती रग है वो आज की नहीं है, ये महाराष्ट्र और गुजरात संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की रग है सर. मोरारजी देसाई के मन में भी यही था. उन्होंने भी बार बार ये कहा था, हम व्यापारी लोगों की वजह से मुंबई चलती है, ये उनका स्टेटमेंट था. महाराष्ट्र ने गुजरात को उस वक्त कुछ पैसे दिए थे, कुछ करोड़ों पैसे उस वक्त दिए थे, और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में ही रहेगी. इसकी वजह से 107 हुतात्मों ने अपनी जान दे दी. उसके बाद ये मुंबई नगरी महाराष्ट्र में आई. तब की वो उनकी जो दुखती रग है कि मुंबई को इनको अलग करना है या मुंबई को इनको सबके सामने गिराना है. आज आईपीएल की मैच गुजरात में ज्यादा हो रही है, वर्ल्ड कप की फाइनल गुजरात में हो रही है, आपका वो फिल्म फेयर अवार्ड वो गुजरात में जा रहा है, टाटा एयरबस गुजरात में जा रहा है, वेदांता फॉक्सकॉन गुजरात में जा रही है, बल्क ड्रग पार्क गुजरात में जा रहा है. जो महाराष्ट्र में लोग जमीन देख के गए थे, उन्होंने कहा कि ये अच्छी जमीन है, यहाँ पे हम रोजगार दे सकते हैं लोगों को, वो सारे रोजगार वो गुजरात लेके जा रहे हैं. हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हंस रहे हैं. अरे महाराष्ट्र की जो आज ये हालत खराब करना चाहते हैं, इनके पीछे इनकी राजनीति ये है कि महाराष्ट्र को 2-3 टुकड़ों में बांटो, ये मराठी नेताओं को आपस में झगड़ो, इनका झगड़े करते रहो, ईडी सीबीआई इनके ऊपर डालते रहो, और फिर महाराष्ट्र के टुकड़े करके हम आराम से सब मजा देखते रहो. गेल्या 2-3 दिवसातले काही स्टेटमेंट जर पाहिले मोदींचे किंवा उद्धवजींचे, तर सक्षम महाराष्ट्र दिल्लीचं तख्त राखायला पुन्हा एकदा जाऊ शकेल का? बघा जरतरचा विषय आहे. म्हणजे नाही, जरतरचा नाही. जी लढाई आता चालू आहे त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की एक उद्धव ठाकरेच असा नेता आहे जो पूर्ण ताकदीने एकट्याच्या बळावर ह्यांच्या विरोधात उभा राहिला आहे. ईडीला न घाबरता, सीबीआयला न घाबरता, माझ्या लोकांना जेलमध्ये टाकायचे टाका, मी घाबरणार नाही. तुम्ही खोटे आरोप करताय हे मला माहिती आहे. मी तुम्हाला दाखवून देईन. तुमच्या सुरतच्या 2 नेत्यांना नाही उलट लटकवलं तर माझं नाव दुसरं. एवढी विधानं, जी बाळासाहेबांच्या स्टाईलची जी विधानं आहेत. कोल्हापूरच्या सभेमध्ये त्यांनी सांगितलं, संभाजी महाराज तुमचा जर मी अपमान केला असेल मी माफी मागतो. हे मोठेपण जे आहे, त्यांनी काय अपमान केला होता? संभाजी राजेंना त्यावेळेला खासदारकी हवी होती आणि उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं की भाजपचे लोक कदाचित आपला एक खासदार पाडतील, म्हणून त्यांनी संजय पवार कोल्हापूर आणि संजय राऊत या दोघांना खासदारकीची तिकीट दिली. ते तिकीट संभाजीराजेंना हवं होतं. आता संजय राऊत तर फिक्स होते, दुसरा माणूस कोण? तर संभाजीराजेंना जर दिलं आणि जर त्यांना पाडलं तर महाराजांना पाडलं हे पाप माझ्याकडनं नको, म्हणून त्यांनी त्यांना तिकीट नाकारलं. आणि भर सभेमध्ये हे सांगितलं की महाराज माझ्याकडनं चूक झाली असेल तर मला माफ करा, पण मला तुम्हाला पाडायचं नव्हतं. मला माहिती होतं भाजपवाले दगाफटका करतात आणि माझ्यातलेच काही लोक मला दगा देणार आहेत हे मला माहिती होतं. त्यामुळे त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये हे मोठेपण राजकारणामध्ये फार कमी लोकांकडे असतं. ते त्यांनी दाखवून दिलं. एवढा मोठा महाकाय मोदी जो पूर्ण सत्ताधीश
जो विश्वगुरु, ज्याच्या हातामध्ये सगळ्या यंत्रणा, सगळा मीडिया, तुमचा नाही पण सगळा मीडिया, त्याच्या विरोधात लिहायला कोणी तयार नाही, बोलायला कोणी तयार नाही, चॅनलवर काही दाखवायला तयार नाही, त्याच्या विरोधात लढणं हाती भगवा झेंडा घेऊन, ही मोठी गोष्ट आहे ना. महाराष्ट्राचा तख्त दिल्ली महाराष्ट्रच असा आहे जो नेहमी दिल्लीला हे दाखवून देतो की आमच्याशिवाय तुम्ही कोणीही नाही आहात. अच्छा जी, मेरा सवाल, आपका लंबा दौर रहा बीजेपी शिवसेना आपने करीब से देखी, जी, जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ है, घर घर में ही पार्टियां लड़ने लगी, शिवसेना एनसीपी, और ये दौर एक पूर्वोत्तर और उत्तर से चला आ रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति देखी नहीं गई थी। तो क्या आपको लगता है कि उसी तरह की राजनीति यहाँ के बहुसंख्यक जो वोटर्स है उसमें भी बंटवारे का एक खेल खेला गया? आपने बहुत परफेक्ट सवाल किया है। जो पॉइंट हम बता रहे हैं बार बार, देखिए, आप ये सोचिए, जिस चंद्रा बाबू को उन्होंने साथ में लिया उसने क्या कहा कि ओबीसी कोटा से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। ये लोगों का जो राजनीति आज तक की रही है, वो जिसको यूज करना है, जो ताकतवर है उसको यूज करो, बाद में फेंक दो, और ऐसी लड़ाइयाँ लड़वाओ ताकि उसकी पूरी पीढ़ियाँ खराब हो जाए। जो वाक्य मैंने कुछ देर पहले कि मराठी नेताओं को आपस में झगड़ते हुए देखो और हम साइड में बैठ जाए। आज लोकसभा में कौन लड़ रहा है किसके साथ? हमारे ही शिवसेना के लोग हमारे ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। है तो शिवसेना ही, बाला साहब वो भी करते हैं, लेकिन वो सारी कठपुतलियां हैं। उनको मालूम है कि इनका कोई यूज जब तक है तब तक हम करेंगे, बाद में फेंक देंगे। लेकिन जनता को इससे क्या मिल रहा है? जो आपने कहा कि घर में अगर हम जब चर्चा करते हैं तो जो यंग जनरेशन है वो बोलती है अरे हमको इतना सब मिला है, अभी देखो हम मोबाइल पे ही सब कुछ कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जब पुरानी चीजों की याद आती है, पुराने नेताओं के दौर की याद आती है, तो लोग हमेशा उन्हीं की साइड लेते हैं। मोदी जो है, जो पॉलिसी आज ला रहे हैं, उसमें ऐसे दिख रहा है कि लोगों को बांट के अलग करके उनमें झगड़े लगा के वो झोला उठा के चले जाएंगे। नुकसान तो देश का होगा ना। हर्षल जी, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी वारंवार मोदींवरती आरोप केला की जर सरकार पुन्हा आलं भाजपाचं तर संविधान बदलतील. तो साहेबांना तसंच वाटतं का? बघा, संविधान बदलण्याचा त्यांचा जो प्लॅन आहे, तो प्लॅन त्यांनी खूप पहिल्यापासून तयार करून ठेवलेला आहे। संविधान बदलणं म्हणजे काय, एक लक्षात घ्या, संविधानामध्ये दुरुस्त्या केल्या जातात। तुम्हाला माहिती असेल, आजपर्यंत 106 वेळा दुरुस्त्या संविधानात झालेल्या आहेत। या दुरुस्त्या कशा असतात? 1950ला जेव्हा संविधान आलं त्याच्यानंतर सतत प्रत्येक पंतप्रधानांनी आपल्या आपल्या कालावधीमध्ये या दुरुस्त्या केलेल्या आहेत। जवाहरलाल नेहरूंनी 17 वेळा केल्या, इंदिरा गांधींनी 15 वर्षामध्ये 14 वेळा केल्या, अटलजींनी केल्या 10 वेळा, इवन मोदीजींनी 9 वेळा ऑलरेडी केलेल्या आहेत। आता त्यांचा जो मेगा प्लॅन आहे तो हा आहे की एक देश एक निवडणूक। ह्याच्यासाठी तुम्हाला संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल। ही दुरुस्ती काय असेल की या देशामध्ये सगळ्या निवडणुका अमेरिका, रशिया किंवा चायनाच्या पद्धतीने होतील। म्हणजे पंचायत समितीपासून ते पंतप्रधान पदापर्यंतच्या सगळ्या निवडणुका एकाच कालावधीत एखाद्या महिन्यामध्ये केल्या जातील आणि त्या सगळ्या निवडणुकामध्ये एकच पक्ष किंवा एकच चिन्ह जे आहे त्याला तुम्हाला निवडावं लागेल। म्हणजे मोठे मोठे जे पक्ष आहेत त्यांना ह्याच्यामध्ये संधी मिळेल। जे राज्यस्तरीय पक्ष आहेत त्यांना कुठल्या तरी मोठ्या पक्षाशी संगनमत करून त्याच्यामध्ये त्यांच्या पक्षाच्या चिन्हावर या गोष्टी कराव्या लागतील, अशी दुरुस्ती ते करणार आहेत। त्यांचा प्लॅन तसा आहे असं दिसतंय। त्याच्यानंतर जेव्हा ही दुरुस्ती होईल त्याच्यानंतर संपूर्ण अधिकार जे आहेत ते सर्वोच्च पदाला राहतील, म्हणजे राष्ट्रपती पदासाठी ते निर्माण केले जातील आणि ते पद जे आहे ते काही वर्ष म्हणजे कदाचित 30 वर्षासाठी एकाच व्यक्तीकडे राहील, अशा पद्धतीची दुरुस्ती जी पुतीनने रशियामध्ये घडवून आणली, जी चायनामध्ये शी जिनपिंगने घडवून आणली, तशी ते करण्याच्या मानसिकतेत आहेत। आणि त्याच्यामुळे आम्ही जे म्हणतोय घटना बदलतील, ह्याचं जे मूळ भीती आम्हाला आहे ती ही आहे की एका माणसाच्या हातामध्ये सर्व सत्ता आली का पंतप्रधान पदालाही आता
जेवढं महत्व आहे ते राहणार नाही. आजच्या काळात जर तुम्ही पाहिलं तर राष्ट्रपती पद हे आपल्या देशासाठी सर्वोच्च आहे, संविधानाने म्हटलेलं आहे. परंतु आज आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती, आता मध्यंतरी फोटो आला होता, उभ्या होत्या. जेव्हा अडवाणींना भारतरत्न जेव्हा दिलं जात होतं त्यावेळेला मोदीजी आणि अडवाणीजी बसले होते आणि महामहिम राष्ट्रपती उभ्या होत्या. हे कसलं द्योतक आहे? हे कुठे चाललोय आपण? म्हणजे तो प्रोटोकॉल सुद्धा पाळायला जी व्यक्ती तयार नाही त्या व्यक्तीकडून आपण देशाच्या हिताच्या गोष्टी कशा अपेक्षित करू शकतो? संविधान बदलण्याची जी भीती आम्ही सांगतोय ती ही आहे. एक देश एक निवडणूक आली का तुमचे सगळे अधिकार जे आहेत राजकीय पक्षांना, आज महाराष्ट्रामध्ये 27 महापालिका आहेत. स्वप्नील, तू बघत असशील की एकाही महापालिकेमध्ये राजकीय लोक नाही आहेत, प्रशासक कारभार चालवत आहेत. मग राजकारण कसं होणार? गल्लीबोळातले जे विषय जे आपण नगरसेवकाला सांगतो ते कोणाला सांगणार? म्हणजे ह्यांनी प्रशासकीय अधिकार जे आहेत ते बसवले. हे फोनवरनं किंवा डायरेक्ट ऑर्डर्स देतात की ही कामं जी आहेत ती झाली पाहिजेत. मग ह्याच्यामध्ये लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांचं निवडून आणलेलं राज्य, ही जी काय आपली संविधानातली मूळ भावना आहे ती कुठे आहे? तिथे गेली, ती लोप पावली. लोकशाही मारण्याचा ह्यांचा प्लॅन आहे आणि एकाधिकारशाही आणण्याचा ह्यांचा प्लॅन आहे. आणि त्याच्यातनंच मग हे आर्थिक दहशत निर्माण करतात, कर वाढवतात. कर दहशत आहे ना आज जीएसटी. म्हणजे तुम्ही विचार करा, मी त्या दिवशी असंच बोलता बोलता भाषणामध्ये एक उदाहरण सांगितलं. एक शेतकरी किसान बैलांचा मोठा मेळा लागतो ना, जिकडे बैल विकले जातात, खरेदी केले जातात, बैल बाजार म्हणतात त्याला, तिकडे जातो आणि त्याच्याकडे पैसे असतात. तर तो बघतो की एक कोणीतरी त्या ह्याच्यातला नेता सारखा एक माणूस असतो, तो त्या पूर्ण ह्याचं कमांड करत असतो आणि भाषण देत असतो, तिकडे असा बैल आहे, तसा बैल आहे, अमुक आहे, चांगला आहे. तर तो आपला बघतो, अरे मला चांगला बैल तर पाहिजे, पण हा बोलतोय तर बरं आहे, असा जर असेल तर चांगलं आहे. हळूहळू तो त्या जवळ जातो, त्याशी बोलतो, गप्पा मारतो. थोड्या वेळाने तो तिकडनं निघतो आणि निघतो तर त्या लक्षात येतं की अरे आपलं पाकिट मारलं गेलं, आपण जे पैसे आणले होते ते गेले. तो परत सैरावैरा त्या बैल बाजारात फिरतो की आता काय करू? जे पैसे मी जमवले होते बैल आणण्यासाठी, माझी शेती चांगली होईल याने, ते पाकिट मारलं गेलं. तितक्यात त्याला तोच माणूस दिसतो परत. तो म्हणतो, अरे काय झालं, असं का फिरतोय तू? म्हणे, अहो माझं पाकिट मारलं. हो काय सांगू, शेतकरी बिचारा भावनिक असतो, त्याने सांगून टाका असं सांग. अरे काळजी करू नको, ये इकडे बस, हे घे 2000 रुपये ठेव, चांगलं जेव, शांतपणे घरी जा, काय आपल्या नशिबात जे असतं ते राहतं, तू काळजी करू नको, तुला काही मदत लागली तर मी करेन. त्याची सुरुवात मी आत्ता करतो, हे 2000 रुपये, आणि तुला वाटलं तर मी दर महिन्याला तुला पैसे देईन. तो खुश होतो, म्हणतो अरे असा कसा माणूस, चांगला आहे म्हणे. घरी जातो, विचार करतो, बायकोला सांगतो की असं असं झालं, आणि त्याला ते घटना आठवतात. तो त्याच्या जवळ जातो, त्याच्या भाषणाने प्रभावित होतो, आणि नंतर त्या लक्षात येतं की त्या गर्दीमध्ये ह्यानेच मला धक्का मारला होता आणि ह्यानेच माझं पाकिट मारलं होतं. माझ्याच पाकिटातले 2000 रुपये त्याने मला जेवायला दिले आणि मला म्हणाला खुश राहा. आज मोदी काय करतायत? शेतकऱ्याच्या सगळ्या गोष्टींना जीएसटी आहे. तुम्ही खत आणायला जा, जीएसटी आहे. तुम्ही अवजारं आणायला जा, जीएसटी आहे. तुम्ही रॉकेल आणायला जा, जीएसटी आहे. तुम्ही डिझेल आणायला जा, जीएसटी आहे. तुम्ही कुठलीही धान आणायला जा, सीड आणायला जा, त्याच्यावर जीएसटी आहे. ह्या सगळ्या जीएसटीने तुमची कंबर ते मोडतात. 18% जीएसटी घेतात आणि शेतकऱ्याला काय देतात? 6000 रुपये महिना. म्हणजे 18,000 रुपये काढून घ्यायचे, पाकिट मारायचं आणि त्याच्यातले 6000 द्यायचे, म्हणजे खुश राहा, जेव, आनंदी राहा. हेच तर चालू आहे, हेच तर आम्ही सांगतोय. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ही कर दहशतच आहे ना. तुम्ही आज हॉटेलमध्ये गेल्यावर 2 पाहुणे तुमच्याबरोबर असतात. तुम्ही चहा प्यायला गेलात का 5% सीजीएसटी, एसजीएसटी. अरे बाबा, चहा मी एकट्याने पिला, 10 रुपयाचा चहावर मी अजून 2 रुपये कशासाठी देऊ? म्हणजे ही जी कर दहशत आहे जी पूर्वी नव्हती. काँग्रेसचा काळ चांगला का वाईट हा वेगळा विषय, पण काँग्रेसच्या कालावधीमध्ये कर दहशत तर नव्हती. मनमोहन सिंग सारखा एक विद्वान माणूस 10 वर्ष बसला होता. तो कालावधी तुम्ही आठवून पहा. 400 रुपये सिलेंडर म्हणून आम्ही गोंगाट केला होता. स्मृती इराणी रस्त्यावर बसून ते सिलेंडर घेऊन बसायचे. आज 1100 रुपये झाला. सामान्य माणूस जगणार कसा? आज पगार नाही वाढले साहेब. तुमचे आमचे पगार वाढतात का? नाही वाढत. दर वर्षाला ते अप्रेझल येतं, मग तुम्ही काय काम केलं, अमुक केलं, तमुक केलं. मालक कधीच पगार नाही वाढवत. पण महागाई तर वाढत राहते ना, ते काय करायचं? जगायचं कसं हा प्रश्न आता लोकांना पडलेला आहे. अंकुर जी, महाराष्ट्र में 2 पार्टियां, मतलब 2 अलायंस आमने सामने है, ये इंडिया अलायंस और महायुति।
सबके बीच सब तो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन ठाकरे परिवार का भी एक व्यक्ति राज ठाकरे महायुति के साथ जाकर के गठबंधन किया। क्या लगता है कि उनको शामिल करने के पीछे क्या रखा है? मुझे ऐसा लगता है, देखिए राज ठाकरे साहब बहुत बड़े नेता हैं, क्राउड पुलर है, बहुत अच्छी तरह से स्पीच देते हैं, लेकिन समहाउ उनका पॉलिटिकल जो ट्रैक है वो गलत हो गया पहले से। उन्होंने जो करना चाहिए था वो शायद किया नहीं, ऐसा मुझे एक शिवसैनिक कार्यकर्ता करके लगता है। बाला साहब के मौजूदगी में उन्होंने खुद की पार्टी निकाली, जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। कुछ भी हो, जिस आदमी ने हमको खड़ा किया है, जिस आदमी के वजह से हम राजनीति में हैं, जो हमारा बाप है, उसके सामने हम पार्टी तोड़ के उसी के कार्यकर्ताओं को लेके अलग से पार्टी बना के क्या हासिल हुआ? पहले 27 कॉरपोरेटर चुन के आए, 13 एमएलए चुन के आए, उसके बाद एक वापस एक, यानी पॉलिटिकल ट्रैक गलत। दूसरी बात, जब इतना भारी भरकम संकट अपने भाई पे, पूरे देश के सारे बीजेपी के बड़े नेता उनके खिलाफ, उस वक्त जो आदमी गए तोड़ 2 टर्म में मोदी जी को गालियां दे रहा था, अमित जी को गालियां दे रहा था, उस आदमी ने इस इतने बड़े संकट में, राजनीतिक संकट में, मुझे ऐसे लगता है कि अपने भाई के साइड में खड़े रहना चाहिए कि कुछ भी हो, तुम्हारा मेरा अगर नहीं जमता है ठीक है, लेकिन तू मेरा भाई है, तुझे खत्म करने के लिए ना ठाकरे फैमिली को, ठाकरे जो एक बहुत बड़ा विजन है, ठाकरे नाम का एक ब्रांड है, उसको खत्म करने के लिए कुछ लोग वहां से आ रहे हैं, तो मैं एज अ ठाकरे में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उन्होंने नहीं किया। वो ईडी की एक नोटिस क्या आ गई, उसके बाद वो एकदम, तो ये उनकी राजनीति सबको पता चली है। प्रधानमंत्री जी का इसमें बयान आया था कि भले हमारे मतभेद हो, लेकिन यदि उद्धव ठाकरे परिवार पर या उद्धव ठाकरे पर कोई संकट आएगा तो मैं पहले उनकी मदद के लिए आऊंगा। ये संकेत जा रहा है कि वापस कुछ चुनाव के बाद कुछ हो सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू कैनॉट कन्विंस कन्फ्यूज। उनको ये पता चला है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे उद्धव ठाकरे उनको पूरी तरह से धो रहे हैं। तो अगर उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करना है तो उनको ये बोलो कि भैया मैं तो आपके साथ हूँ। अगर वो सच में पांडे जी उनके साथ रहते, तो जब उद्धव जी बीमार थे तब ये हुडी डालने वाला देवेंद्र एकनाथ को मिल रहा था, तब उन्होंने उनको क्यों नहीं बोला कि भैया तुम बीमार हो, ये जो कर रहा है मेरा आदमी गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर वो सच में उनको लगता है कि उनके ऊपर संकट आया तो मैं साथ में रहूंगा, तो सीएम की कुर्सी सब जा रही थी, तब ये क्यों नहीं बोले अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे ऊपर संकट है, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम चिंता मत करो। उद्धव जी ने भी कहा तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया तो मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन तुम खुद एक भारत पे संकट हो, तो तुमको भगाना है पहले। महाराष्ट्र में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं जी। एक लास्ट 2 चरण का बाकी है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, आप लोग पास ज्यादा जानकारी कार्यकर्ताओं से, शाखा प्रमुख से आ रही होगी, क्या लगता है क्या सिनेरियो होने वाला है महाराष्ट्र 48 में? जो ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी की आएगी। महंगाई, बेरोजगारी, उद्धव ठाकरे का आक्रामक भाषण, शरद पवार जी के बारे में हुआ इमोशनल अत्याचार जो उद्धव जी के बारे में ऑलरेडी हुआ था, ये सब देखते हुए लोगों ने ये मन में ठान लिया है कि बीजेपी को हटाना है। दूसरे सबसे बड़ा फैक्टर जो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे वो है मराठा समाज। उनको कई बार आश्वस्त किया गया लेकिन कुछ नहीं दिया, तो वो भी नाराज है। जितने भी उद्धव जी के बारे में एक इमोशनल भावना रखने वाले, मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, ये सारे वोट्स उद्धव जी को जा रहे हैं, मशाल को जा रहे हैं। लोगों को मालूम है कि उद्धव जी के हाथ में मशाल है, तो ये पूरी तरह से उलट पुलट महाराष्ट्र में होगा। इनके जो ख्वाब है कि हम 45 या 43 या 41 आएंगे, तो इससे उल्टा होने वाला है। ये मेरे ख्याल से 10-12 सीट भी इनकी नहीं आएगी। अंत में हर्षल भाई हमें बताइए कि उद्धव जी के आप काफी करीब हैं, एक चेहरा तो हम लोग जो भाषण देते हैं काफी एग्रेसिव, और निजी तौर पे जब आपसे बातचीत करते हैं, पार्टी मीटिंग होती है, तो वो शख्सियत हमें थोड़ा बताएं कि उद्धव जी किस तरह की शख्सियत है। उद्धव जी बहुत ही फोकस पर्सन है, बहुत इमोशनल है और नो नॉनसेंस वाले हैं। हम अभी
तकरीबन रोज उनसे बातचीत करते हैं, मिलना होता है, अलग अलग विषयों पर बात होती है। हमने उनको कभी भी टाइम पास करते हुए नहीं देखा है। जब आप बात करते होते हैं तो वो मोबाइल पे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ताकि वो समय भी जो गए काम में उसको यूज किया जाए। जब वो बात करते हैं तो वो बड़े ध्यान से आपके पास, आपकी तरफ उनका ध्यान होता है, वो सुनते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि आप कुछ अलग ट्रैक पे हो तो वो आपको ट्रैक पे लेके आते हैं। इमोशनल आदमी है, ऐसा बंदा है जो राजनीति में एक मिसाल बन के हमेशा रहेगा। बाला साहब का बेटा होने के बावजूद उन्होंने कभी भी जैसे कहते हैं कि मैं बाला साहब का बेटा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसे उनकी भावना कभी भी नहीं थी। हर आदमी को सुन के लेना, उनको समझना, लोगों के मन में क्या है वो जानने की कोशिश करना, उसी की वजह से तो वो कोविड में काम कर पाए। नहीं तो धारावी मॉडल, वर्ली मॉडल, ये जो मुंबई के जो मॉडल फेमस हुए वो क्यों हुए? वो उद्धव जी की वजह से हुए। उन्होंने लोगों को समझाया कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और लोगों ने उनकी बात सुनी। नहीं तो कौन किसकी सुनता है आजकल? अंतिम सवाल, ये जो लोग बाहर गए शिवसेना छोड़ के, उद्धव जी को छोड़ के, ऐसी चर्चा चलती है कि शायद वापस आ सकते, ऐसी कुछ संभावना बनी तो उद्धव जी के दरबार में माफी है कि एकदम? देखिए, उद्धव जी का मन बहुत बड़ा है, वो कई लोगों को उन्होंने अपने साथ में लिया है, लेकिन जो ठेस उनको एकनाथ ने दी है वो मेरे ख्याल से कभी रिपेयर नहीं हो पाई। क्योंकि आज तक बंड तो बहुत हुए शिवसेना में, नारायण का हुआ, खुद के भाई का हुआ, छगन भुजबल का पहले हुआ था, कई सारे छोटे छोटे लोग थे वो गए थे। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए बाला साहब ठाकरे के बेटे को सिर्फ ईडी सीबीआई के डर से एकनाथ और देवेंद्र ने निकाला, ये चीज इमोशनली शिवसैनिक के मन में रह गई है। जिस दिन उनको ये समझ में आया कि अपनी सत्ता जा रही है, उसी दिन उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ दिया। हम सब रात को रास्ते पे थे, पूरी मुंबई रो रही थी। जिस आदमी ने मुख्यमंत्री पद को अपने से बड़ा किया, जिस आदमी ने लोगों को हेल्प की, मरते हुए लोगों को बचाया, उस आदमी को इस तरह से घिनौनी राजनीति करके निकाला, ये लोगों के मन में रह गया है। और इसीलिए एकनाथ को माफी नहीं, बाकी लोग के उसके बारे में साहब खुद डिसीजन लेंगे। अंतिम, आप अपने वोटरों को, अपने शिव सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारे सारे शिव सैनिक बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस बार की चुनौती जो है वो ये है वोट ट्रांसफर, यानी आज तक हम जिनके खिलाफ लड़ते रहे हैं उनके साथ हम हैं, और जिनको हमने साथ दिया है उनके खिलाफ हम हैं। तो हमारे दिल में हमेशा इतने सालों में, 25-30 सालों में, दो ही चिन्ह रहे हैं, एक है कमल और दूसरा है धनुष। ये दोनों को नकारना है, और मशाल, तुतारी और पंजा, इनको साथ देना है। तो ये मुश्किल घड़ी है, इमोशनली भी और दिमाग में भी ये मुश्किल है कि अरे आदत है, जब जाएंगे तो धनुष्य बाण ही दबाएंगे गलती से। तो ये मत करिए। कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, मशाल को जिताना है, पंजे को जिताना है, तुतारी को जिताना है, और ये हम करके रहेंगे। जितने भी 2-3 चरण हुए हैं वहां पे मशाल चली है, बहुत बड़े पैमाने पे चली है, तुतारी चली है, पंजा भी चला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 48 में से तकरीबन 30-32 तो हम लेके ही जाएंगे। जी, आप आए। यस, धन्यवाद। आपने हमको ये मौका दिया, इसलिए हम आभारी हैं।